स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में, जिसके अंदर कंप्यूटर की बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ को हम आपके सामने लेकर आए हैं और यह आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए रामबाण साबित होगा। और ये रामबाण चलाने के लिए आपको सारी वीडियो अंत तक देखनी होगी, बढ़िया से समझना होगा और नोट्स बनाने होंगे। नोट्स बनेंगे कैसे? तो बिल्कुल सीधा सा आपकी तरफ से काम होगा कि जो भी कुछ आपको बताया जा रहा है उसको हूबहू नोट्स करें, आप अपने नोटबुक में लिखें। इससे बढ़िया नोट आपका तैयार ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपको इतने सरल तरीके से, आसान तरीके से कंप्यूटर सिखाया जाएगा। आपके अंदर के कंप्यूटर के भय को मैं गायब कर दूंगा, निकाल दूंगा। तो बने रहें अंत तक। और आज का सेक्शन शुरू करने से पहले हमने अब तक क्या क्या कर लिया है, तो हमने एनालॉग कंप्यूटर के बारे में पढ़ लिया है, हमने हाइब्रिड के बारे में पढ़ लिया है, हमने डिजिटल का बेसिक सीख लिया है। और आपने अभी तक ये सब नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे अभी देखें और बेहतर बने। आज हम डिजिटल कंप्यूटर को थोड़ा सा और एक्सप्रेस करके बढ़िया तरीके से समझेंगे। डिजिटल कंप्यूटर में हमने बात की थी किसकी? तो डिजिटल कंप्यूटर में हमने बात की थी आज के आधुनिक कंप्यूटर की। जितने भी आज के आधुनिक कंप्यूटर हैं, आपका लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, अरे बाबा हाँ जी, मोबाइल फ़ोन की बात कर रहा हूँ, ये भी डिजिटल कंप्यूटर का ही एक उदाहरण है। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर में अगर हमने बेसिक को समझा होगा तो एक बात लिखी होगी, याद होना चाहिए कि डिजिटल में डिजिट का क्या रोल है। तो ध्यान से समझे, डिजिटल कंप्यूटर में जो भी इनपुट डाटा मतलब वह डाटा जो यूज़र ने दिया है किसे? कंप्यूटर को। आप चला रहे हो तो आप जो भी डाटा फिल कर रहे हो वो इनपुट डाटा है। और इनपुट डाटा को डिजिटल कंप्यूटर 0-1 में, 0-1 का मतलब क्या हो गया? या तो इसे बाइनरी समझो या फिर इसको डिजिट, और डिजिट से बन गया ये डिजिटल डाटा। यानी कि 0-1 यानी डिजिटल डाटा में परिवर्तित करके, चेंज करके, शाबाश, डिजिटल डाटा में क्या करके? परिवर्तित करके इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त करता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में क्या करेगा भाई? तो प्राप्त करता है। यानी कि सीधी भाषा में अगर हम समझें तो यूज़र के द्वारा जो भी डाटा कंप्यूटर को मिला वो डिजिट के रूप में ये कन्वर्ट करके यूज़ करेगा। यानी कि जो भी डाटा मिल रहा है वो डिजिट के रूप में होना चाहिए। तो वो कौन सा कंप्यूटर हो गया? डिजिटल कंप्यूटर। डेली लाइफ में इसका एग्जांपल, तो डेली लाइफ में डिजिट का आप देखो एक रोल समझो। जैसे कि मान लो कि मेरे पास है एक डिजिटल वॉच, तो जब मैं उस घड़ी में देखूंगा तो उस घड़ी में मुझे कैसा लिखा आएगा भाई? देखो 0 ऐसे आएगा, 2 कुछ ऐसे आएगा, तो ये क्या है भाई? तो डिजिट ही तो है। तो डिजिटल डाटा में ये आपका आ गया, यानी डिजिटल वॉच जो है इसका क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार से आपने सेम इसी तरीके से देखा होगा डिजिटल कैलकुलेटर। जिनके पास कैलकुलेटर होगा उसमें ध्यान से देखना, कुछ इसी तरीके से नंबर लिखे होते हैं। अरे बाबा, डाटा जब डिजिट के रूप में प्रयोग होगा तो डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? तो बिल्कुल आ गई जी, बिल्कुल आ गई। तो इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई? तो पहला, यानी कि ये तो आपने जो लिखा ये तो बेसिक हो गया, यानी यहाँ पर आसपास में जो आप लिख रहे हो बेसिक एग्जाम्पल हो गया। हम तो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर की लाइफ में, यानी कि कंप्यूटर की फील्ड में इसका कोई एग्जाम्पल है? तो बिल्कुल है। आज मैंने अभी बोला, आज आप जितने भी आधुनिक तौर पे जो भी तकनीक यूज़ कर रहे हो कंप्यूटर की, वो सब डिजिटल कंप्यूटर है। और इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई? हाँ जी, शुरुआत कहाँ से हुई? तो 1939 में, शाबाश, 1939 में। इसको थोड़ा सा और वास्ट लिख लो, 1939 से 1942। मेन शुरू वाला याद रखना। 1939 से 1942 में एक कंप्यूटर बनाया गया था जिसका नाम था ABC। ABC फुल फॉर्म क्या हुई इसकी? तो एटन सॉफ। क्या नाम लिखा हमने भाई? एटन सॉफ। बी से हो गया बैरी, एटन सॉफ बैरी कंप्यूटर। हमारे एग्जाम में कैसे आएगा? तो हमारे एग्जाम में आएगा दुनिया का पहला, अरे बाबा, फर्स्ट डिजिटल डिवाइस। अगर कोई हमसे पूछे तो हम क्या बताएंगे भाई? तो एटन्स ऑफ बैरी बताएंगे। ठीक है, ये जो नाम है ये 2 अलग अलग व्यक्ति हैं और इन दोनों व्यक्तियों ने ही इसका क्या किया था? निर्माण किया था एटन्स ऑफ बैरी का। कैसे याद रखें? याद कैसे रखें? तो सॉफ्ट बेरी यानी सॉफ्ट बेरीज हो गया याद। अरे बाबा, सॉफ्ट बेरीज से याद करें, डन है? डन। चलिए, बहुत बढ़िया। सॉफ्ट बेरी नाम का, यानी कि आप शॉर्ट ट्रिक बना के याद करें, फर्स्ट डिजिटल डिवाइस था। अब ये तो हो गया फर्स्ट डिजिटल डिवाइस।
लेकिन इसके जस्ट एक साल बाद 1943 में, यानी कि सबका शुरू वाला ध्यान रखना है, तो 1943 से 1945 के आसपास एक और कंप्यूटर निर्मित हुआ। और इसके पीछे की कहानी भी आपको समझनी चाहिए। ये जो पीरियड है, ध्यान से देखो इस पीरियड को, इस समय को, क्या है ये, तो इस समय चल रहा था वर्ल्ड वॉर सेकंड। क्या चल रहा था भाई, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के आसपास का समय है। और वर्ल्ड वॉर सेकंड के आसपास का अगर समय है तो इस समय एक व्यक्ति था हिटलर। कौन था, हिटलर। तो हिटलर जो है वो अपने सेनापति से जब बात करता था ना युद्ध के बारे में, तो वो इनक्रिप्टेड डाटा में संदेश भेजता था या बात करता था। इनक्रिप्टेड डाटा मतलब जैसे कि आप रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हो ना, हाँ जी सेम वैसा ही। रीजनिंग में जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हो, आपको क्या देगा, एक कोड दे देगा, आप उसको ठीक करके डिकोड करते हो। तो यहाँ पर सेम समझ लो, ये कोडिंग के रूप में, इनक्रिप्टेड डाटा के रूप में बात करता था हिटलर अपने सेनापतियों से। और ये बाकी जो लोग थे उनको समझ में आए ना, अमेरिका को समझ में आए ना कि भैया बात क्या चल रही है। तो इन्होंने उस डाटा को समझने के लिए एक सिंगल पर्पस, स्पेशल पर्पस के लिए, यानी कि उस डाटा को, इनक्रिप्टेड डाटा को डिकोड करने के लिए बनाया था एक कंप्यूटर जिसका नाम था कोलोसिस। क्या नाम था, कोलोसिस। और ये जो कोलोसिस है ये बनाया किसके द्वारा गया था, तो ये बनाया गया था टॉमी फ्लावर के द्वारा। शाबाश, किसके द्वारा, तो टॉमी फ्लावर के द्वारा। साथ साथ बोले, टॉमी फ्लावर ने क्या बनाया था, तो कोलोसिस बनाया था। ओके है। अब कोलोसिस जो है ये बन गया दुनिया का फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर फॉर किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया ना। ये युद्ध में देखो किसी विशेष बात को समझने के लिए बनाया गया, यानी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया। तो फर्स्ट कंप्यूटर फॉर स्पेसिफिक मतलब कोई विशेष उद्देश्य के लिए, स्पेसिफिक पर्पज या फिर स्पेशल पर्पज के लिए से बनाएगा। कई बार सिंगल पर्पज भी लिखा होगा तो पजल मत होना। यहाँ पर बात हो रही है दुनिया के पहले डिजिटल कंप्यूटर की, लेकिन ये कौन से फील्ड में हो गया भाई, ये जैसे लिखवा रहा हूँ आप इसी प्रकार से याद करते रहे, पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर फॉर स्पेसिफिक पर्पज, स्पेसिफिक पर्पज मतलब विशेष उद्देश्य के लिए निर्मित पहला डिजिटल कंप्यूटर था ये। अब इसी के कुछ समय बाद, यानी कि 10 दिसंबर 1945 को, 10 दिसंबर 1945 को, और सबका पहला आपको ध्यान रखना है 1945 से 1946। कई किताबों में 1946 लिखेगा। अरे बाबा, जब भी दिसंबर में कोई काम होता है ना तो उसको शुरू करते करते अगला साल आ ही जाता है, सीधी सी बात है। तो 10 दिसंबर 1945 दिखे या फिर 1946 दिखे, पजल नहीं होना। सही आंसर 10 दिसंबर 1945 है। 10 दिसंबर 1945 को एक और बनाया गया जिसका नाम था एनियाक। क्या नाम था, एनियाक। और ये जो एनियाक कंप्यूटर है ये दुनिया का पहला, यानी कि फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर फॉर, ये स्पेसिफिक था। और ये क्या है भाई, यानी ये स्पेशल पर्पस के लिए था। तो ये किसके लिए है, तो जनरल, सामान्य उद्देश्य के लिए, जनरल पर्पस के लिए। तो जनरल पर्पस के लिए पूछा जाए तो एनियाक, स्पेसिफिक के लिए पूछा जाए तो कोलोसिस, और फर्स्ट डिजिटल डिवाइस आपसे पूछे तो एबीसी नाम बताना है। डन। अब मान लो कि इसका अगर आपसे पूछे फाउंडर कौन था, तो यहाँ पर बताना है जे प्रेस्पर। क्या नाम बताना है भाई, जे प्रेस्पर इकार्ट, जे प्रेस्पर इकार्ट। डन। एक नाम और आता है इन्हीं के साथ, जॉन मोचली। एक नाम और आएगा, जॉन मोचली, LY लिखना लास्ट में। डन। तो ये दो नाम आपको दिखेंगे, ज़्यादातर आपको कौन सा दिखेगा, इकार्ट का। इतना समझ में आ रहा है सबको, तो बिल्कुल आ रहा है जी। अब मान लो कि ये हमने 3 बातें सीख ली कि डिजिटल डिवाइस पूछे तो ये बताना है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए पूछे तो कोलोसिस बताना है, जनरल पर्पस के लिए पूछे तो एनियाक बताना है, ये हमने पढ़ लिया। अगर वो आपसे सिंपल पूछे कि पहला डिजिटल कंप्यूटर बताओ, पहला डिजिटल कंप्यूटर बताओ, कुछ इधर पर्पस का रोल ना हो, तो सिंपल अगर पूछ रहा है आपसे तो आप ढूंढेंगे किसे, एनियाक को। किसे ढूंढेंगे, एनियाक को। एनियाक को आपको पहला प्रेफरेंस देना है। एनियाक नहीं है तो दे देना कोलोसिस को। बात समझ में आई क्या कह रहा हूँ मैं, तो एनियाक जरूर ढूंढेंगे क्योंकि ज़्यादातर आपको ऑप्शन में एनियाक ही देते हैं वो।
ओके हो रहा है सबको। अब ये तो बातें हो गई वो जो हमने वर्ल्ड के हिसाब से सीख ली। क्या भारत के पास भी अपना कोई डिजिटल कंप्यूटर बना था या होगा? तो बाबा भारत तो अब सुपर कंप्यूटर वाला देश है और 100वीं यानी कि 100 लिस्टों में भी शामिल है भारत, 63वें या 64वें पे आता है। तो यहाँ पर अब बात करें तो भारत के पास क्या था? तो भारत के पास 1953 में, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ध्यान से समझना, 1953 में सांख्यिकी विभाग में एक कंप्यूटर रखा था जो दुनिया का पहला एनालॉग, दुनिया का नहीं भारत का पहला एनालॉग कंप्यूटर, इसे अच्छे से लिखिएगा, माना जाता है। और ये बनाया किसने था? तो ये बनाया था आपका समरेंद्र कुमार मिश्रा ने। किसने बनाया था? तो समरेंद्र कुमार मिश्रा। समरेंद्र कुमार मिश्रा जो हैं वो भारत का पहला एनालॉग कंप्यूटर डिज़ाइन किया था, उसके निर्माता थे। फिर इसी में एक डेट और याद रखना, 1969 में भारत का, फिर से भारत की ही बात हो रही है, दोनों लाइनें भारत की, अच्छे से लिखिएगा। भारत का पहला डिजिटल कंप्यूटर आया। कैसा आया भाई? भारत का पहला डिजिटल कंप्यूटर आया जिसका नाम था, ये हटा देते हैं यहाँ से, आपने नोट कर लिया होगा, ये हटा दे रहे। भारत का पहला डिजिटल कंप्यूटर आया जिसका नाम था TIFRAC, टिफ्रेक। क्या नाम था इसका? तो टिफ्रेक। टिफ्रेक क्या है? तो ध्यान से समझे। टिफ्रेक हो गया आपका, ये हो गया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऐसे ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर से लिखिएगा, बोल दे रहे हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये आपको ध्यान रखना, ये नाम जो है ये हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने दिया था, यानी कि टिफ्रेक। 1969 में भारत का पहला डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। ओके है। तो पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने बनाया था? तो समरेंद्र कुमार मिश्रा ने। और पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है भारत का? शाबाश, तो टिफ्रेक है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। ओके है। अब इसी प्रकार से एनियाक, पहला दुनिया का। हाँ, एक चीज़ और लिखिएगा, ध्यान से समझ कर लिखिएगा कि ये जो आप पढ़ रहे हो इसमें कई बार एक सेक्शन बनता है, वो एग्जाम में पूछा जाता है कि उद्देश्य के आधार पर, किसके आधार पर? उद्देश्य के आधार पर दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो क्या नाम बताएंगे? सोचो। उद्देश्य के आधार पर पढ़ा था, हाँ जी, अभी तो बताया। उद्देश्य के आधार पर दुनिया के दो सेक्शन बनते हैं, एक सामान्य उद्देश्य के लिए और एक विशेष उद्देश्य के लिए। दोनों के पहले फील्ड के मैंने एग्जाम्पल बताए हैं। तो अगर आपसे कल को एग्जाम में पूछे कि उद्देश्य के आधार पर दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन सा है, तो 2 कंप्यूटर होते हैं, नाम पढ़ लिए हैं। नाम है उनका, एक सामान्य उद्देश्य के लिए और एक विशेष उद्देश्य के लिए। सामान्य उद्देश्य में पहला नाम कोलोसिस और विशेष में क्या आएगा? एनियाक। ओके, यानी उद्देश्य के आधार पर दुनिया में 2 कंप्यूटर भाग बनाए जाते हैं, 2 पार्ट्स बनाए जाते हैं। अब एनियाक भी तो कहीं ना कहीं रखा गया होगा। पहली बार अगर जनरल पर्पस में यूज़ हुआ तो पहली बार कहीं ना कहीं किसी जगह पर ये रखा गया होगा। तो एनियाक का स्थान लिख लीजिएगा। एनियाक जो है ये पेंसिल्वेनिया एक जगह है। क्या नाम है भाई? पेंसिल्वेनिया। ये बिंदी लगा लीजिएगा, पेंसिल्वेनिया। ठीक है, पेंसिल्वेनिया जगह है, वहाँ पर एक स्कूल है मूरे करके। कौन सा स्कूल है भाई? तो मूरे स्कूल है। और ये स्कूल किस चीज़ का है? तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का स्कूल है। और यहाँ पर पहली बार एनियाक को स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? तो जे प्रस्पर एकार्ट के द्वारा। डन। ओके है। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। इसके बारे में पहला बता दिया मैंने, भारत का पहला बता दिया। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, अच्छे से नोट करें और जैसे जैसे बता रहा हूँ लिखते जाएं। डन है, क्योंकि मैं कह चुका हूँ इससे बढ़िया नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो बने रहें इसमें। आगे अब इसको और आगे बढ़ाया जाए। अब डिजिटल कंप्यूटर के हमने कुछ पार्ट्स को समझा था, ध्यान होना चाहिए आपको। डिजिटल कंप्यूटर के हमने पार्ट को लास्ट वीडियो में समझा था, लिखा था। जैसे कि याद दिलाऊं मैं आपको, तो सुपर कंप्यूटर किसका भाग है? शाबाश, सुपर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से माइक्रो, मिनी, ये सब मेन फ्रेम, ये सारे के सारे आपके किसके पार्ट हैं? शाबाश, तो डिजिटल कंप्यूटर के ही पार्ट है। तो अब इसके भाग को पढ़ने की बारी है।
इसके पार्ट्स को पढ़ने की बारी है। तो इसमें सबसे पहला नाम जो आपने लिखा हुआ है, पीछे नोट करके ध्यान से देखें, तो सुपर कंप्यूटर लिखा है। क्या लिखा है? सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर पढ़ने के लिए आपको एक छोटा सा बेसिक पता होना चाहिए माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। तो माइक्रो प्रोसेसर का एक छोटा सा बेसिक मैं आपको बता दूं, ये हम आगे भी इसे पढ़ा जाएगा आर्किटेक्चर में। तो माइक्रो प्रोसेसर की जब हम बात करेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर यानी कि सीधे सीधे चिप की बात कर रहा हूं मैं। तो माइक्रो प्रोसेसर अगर मैं एक सिंगल यूज़ कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं किसी एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ कर रहा हूं तो इसी को कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ये क्या बन गया भाई? तो माइक्रो कंप्यूटर बन गया। ओके है। अगर मैं एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर को यूज करूं तो ये मेरे पास बन जाएगा मिनी। क्या बन जाएगा भाई? तो मिनी फ्रेम कंप्यूटर। ओके हुआ। यानी कि अगर मैं एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर को यूज करूं तो माइक्रो कंप्यूटर, एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर को यूज करूं तो मिनी फ्रेम कंप्यूटर। ओके हो रहा है। अब मैं एक से अधिक मिनी फ्रेम को यूज करूं, यानी मिनी फ्रेम कंप्यूटर को यूज करूं, यानी कि ग्रुप ऑफ मिनी फ्रेम कंप्यूटर क्या कहलाता है? शाबाश। तो ग्रुप ऑफ मिनी फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या लिखेंगे? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके हुआ। तो एक का यूज किया तो माइक्रो, एक से ज्यादा प्रोसेसर का यूज किया तो मिनी फ्रेम, एक से अधिक मिनी फ्रेम कंप्यूटर ले आया मैं आज तो मेन फ्रेम हो गया। और ग्रुप ऑफ मेन फ्रेम यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का ग्रुप जो है, यानी एक से ज्यादा मेन फ्रेम कंप्यूटर मैं ले आऊं का ग्रुप क्या बनाएगा भाई? तो शाबाश, ये बनाता है सुपर कंप्यूटर। क्या बना देगा ये? तो सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर हुआ क्या? ध्यान से समझे क्या हुआ? तो बहुत सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर का क्या होता है? ग्रुप होता है। और इन सब की शुरुआत कहीं ना कहीं कहाँ से हो रही है? शाबाश। इन सब की शुरुआत अगर देखें तो इन सब की शुरुआत हो रही है कहाँ से? तो माइक्रो प्रोसेसर से। यानी माइक्रो प्रोसेसर ही आगे माइक्रो कंप्यूटर बनाएगा, फिर इसकी संख्या बढ़ा देंगे तो मिनी फ्रेम बनाएगा, फिर थोड़ी और संख्या बढ़ा देंगे तो मेन फ्रेम बनाएगा, और जब संख्या एकदम लास्ट बड़े पैमाने पे यूज़ करेंगे तो वो सुपर कंप्यूटर बना देगा। मतलब कि भैया माइक्रो प्रोसेसर या फिर चिप की संख्या जितनी ज़्यादा होती जाएगी, हमारा कंप्यूटर उतना ज़्यादा शक्तिशाली और तेज काम करने वाला बनेगा। तो बात समझ में आई? तो कंप्यूटर की शक्ति निर्भर करती है किस पर? तो माइक्रो प्रोसेसर पर। ओके है। अब ये माइक्रो प्रोसेसर आखिर है क्या? ये तो पढ़ लिया हमने कि भैया सुपर कंप्यूटर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितने माइक्रो प्रोसेसर यानी चिप फिट किए गए हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है? तो इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। ये कंप्यूटर का क्या है? मस्तिष्क है, ब्रेन है। सीपीयू पढ़ा है ना आपने? तो सीपीयू में भी क्या यूज़ करते हो? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि वो क्या है? एक तरह का माइक्रो प्रोसेसर ही है। तो इसे कंप्यूटर का क्या कहते हैं? मस्तिष्क कहते हैं। ये करता क्या है? तो ये कमांड यानी कि जो भी निर्देश दिए गए हैं, तो ये कमांड यानी निर्देश को एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट मतलब होता है संपादित करता है। यानी कि जो भी इसको कमांड दिया गया है उसको कहीं ना कहीं कार्यान्वित यानी कि उस पर कार्य करके आपको देखने योग्य, समझने योग्य, इन्फॉर्मेशन योग्य बनाता है कमांड को। फिर आगे ये जो है माइक्रो प्रोसेसर, इसे माइक्रोचिप, और अभी मैंने कहा कि ये एक तरह का चिप है, माइक्रोचिप भी कहते हैं। यानी दुनिया में जितने भी प्रोसेसर हैं वो एग्जाम्पल है किसके? तो भैया माइक्रोचिप के, यानी चिप के एग्जाम्पल है। दुनिया में जितने भी प्रोसेसर हैं वो क्या है? चिप है। ओके हो गया। और अगर ये चिप है तो चिप किसी ना किसी चीज़ से तो बनती होगी। कैसे बनती है? तो ध्यान से समझे, माइक्रोचिप या फिर इसको कई बार सिलिकॉन चिप भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिलिकॉन चिप, क्योंकि इसके ऊपर सिलिकॉन की एक परत बनाई जाती है। यहाँ दिख रहा होगा आपको सामने, सिलिकॉन की एक परत बनती है।
तो माइक्रोचिप या फिर इसे सिलिकॉन चिप कहते हैं, ठीक है। सिलिकॉन चिप या फिर माइक्रोचिप का निर्माण फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस यानी प्रक्रिया के द्वारा, फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस या फिर प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो ये एक प्रोसेस है, कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो मतलब प्रकाश, जहाँ पर प्रकाश का, यहाँ पर इलेक्ट्रिक नहीं लिखिएगा, केमिकल लिखिएगा, फोटो केमिकल प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा ये जो फोटो शब्द जहाँ भी आपको दिख जाए, फोटो मतलब क्या होता है? प्रकाश। तो प्रकाश का इसमें प्रयोग करके कहीं ना कहीं चिपों का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। फिर इन चिपों पर अलग अलग उपकरण लगाए जाते हैं जिसे आप ट्रांजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप लिखें, नोट करें, मैं आगे का आपको समझाता हूँ। चलिए तो ये रहा हमारा सिलिकॉन चिप। और जब सिलिकॉन चिप पर हम क्या लगाते हैं? बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगा दिए जाते हैं या फिर कोई अन्य उपकरण लगाए जाते हैं। ये इन सब की फोटो आप साइड बाय साइड देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो सिलिकॉन चिप या ट्रांजिस्टर उस पर फिट कर दिए जाएंगे, मतलब दोनों को एक जगह आपने फिट कर दिया तो एक बोर्ड तैयार हो जाता है। आपने देखा होगा ग्रीन कलर का बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है उसमें? बाबा एक ग्रीन कलर का बोर्ड है और उसके ऊपर अलग अलग क्या है? ट्रांजिस्टर, चिप वगैरह ये सब फिट है। तो ये जो बन जाता है तो इसको कहते हैं हम कि हमने आईसी तैयार कर दी। क्या तैयार कर दी? आईसी। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड चिप नहीं, सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट तैयार कर दिया हमने। अब ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है ये हर जगह आपको मिलेगा। कभी देखना रिमोट में, फ़ोन के अंदर एक प्लेट सी बिछी होती है, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसी ना किसी ने तो दिया होगा और आजकल ये आपको हर जगह दिखेगा, फ़ोन में, रिमोट में, कंप्यूटर में, लगभग सब जगह दिखता है। तो ये है क्या? एक तरह से इसका विकास या फिर ये जो क्रांति है जो इतने बड़े पैमाने पर आज लगभग हर जगह आप यूज़ कर रहे हो, इसका कॉन्सेप्ट किसी ना किसी ने तो सबसे पहले दिया होगा। तो इंटीग्रेटेड चिप का या फिर ये इंटीग्रेटेड सर्किट का जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले दिया था हमारे शक्तिमान के किल्विश साहब ने। किसने? शक्तिमान के किल्विश साहब ने। तो याद रखेंगे जे.एस. किल्वी। क्या नाम याद रखेंगे? तो जे.एस. किल्वी, शक्तिमान का किल्वी। हो जाएगा याद। कब आया था ये कॉन्सेप्ट? तो ये आया था आपका 1958 में। कब आया था? 1958 में जे.एस. किल्वी ने ये कॉन्सेप्ट यानी कि इसके बारे में सबको बताया था। तो अगर कभी आपसे पूछे कि आईसी का श्रेय या फिर निर्माण किसने किया था सबसे पहले, तो जे.एस. किल्वी ने किया था 1958 में। और जब ये किया था तो ये एक तरह से कंप्यूटर की सबसे महान क्रांति 1958 से 1960 का जो समय होता है और आज तक जो भी आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो इसके लिए जो क्रांति हुई थी वो इसी समय हुई थी और ये कंप्यूटर की महान क्रांति में से एक है। डन है? यानी कि अगर मैं आपको सही से इसे बताऊं तो दुनिया का जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो दुनिया में फर्स्ट जनरेशन है, प्रथम पीढ़ी जो है उसके अंदर किया जाता था वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग, निर्वात का, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, निर्वात का प्रयोग किया जाता था। दूसरा सेकंड जनरेशन जो आया उसमें प्रयोग हो गया किसका? ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। और जैसे ही थर्ड जनरेशन आया उसके अंदर प्रयोग होने लग गया किसका? आईसी का। तो थर्ड जनरेशन से ही ये सारे बदलाव शुरू होने लग गए और जब से आईसी आई तो कंप्यूटर हमारे धीरे धीरे और छोटे होते चले गए, स्पीड बढ़ती गई, कार्य बढ़ते गए, मल्टीफंक्शनल होते गए और छोटे होते चले गए। तो इसलिए इसको महान क्रांति, कंप्यूटर के महान क्रांति का कार्यकाल या समय भी कहा जाता है। ओके। और ये ढूंढा किसने था? तो जे.एस. किल्वी ने। और याद रखें कि आईसी चिपों का या फिर आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग कौन से युग में शुरू हुआ? तो तृतीय यानी कि थर्ड जनरेशन में। इसी प्रकार ट्रांजिस्टर की अगर बात करें तो ट्रांजिस्टर की खोज 1947 में, कब? 1947 में हुई थी और किया था ये, हाँ 3 नाम इसमें पूछे जाते हैं, आप याद रखें। एक तो बाइडेन, ठीक है, और एक याद रखें शॉकले, और
एक होगा ब्रेटेन। ये 3 नाम होते हैं। पहले वाला ध्यान रखें, एग्जाम में मोस्टली पहले वाला मिलता है आपको, यानी बाइडन हो गया। बाइडन, शॉकले और ब्रेटेन का श्रेय जाता है ट्रांजिस्टर को लेकर। उन्होंने 1947 में इसका निर्माण किया था। तो ये सब ओके है। अब इसी चीज़ को और आगे बढ़ाया जाए तो हमने तो पढ़ा सिलिकॉन चिप, एक तरह से इतनी बड़ी क्रांति। तो बाबा इन लोगों ने बनाया तो किसी न किसी चीज़ से तो बनाया होगा। तो यहाँ पर याद रखें, दुनिया में जितने भी चिप हैं, तो चिप का जो निर्माण होता है, चिपों का जो निर्माण होता है वो होता है अर्धचालक से। किससे होता है? तो अर्धचालक से। अर्धचालक को सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। अर्धचालक को जाना जाता है किससे? सेमीकंडक्टर से। जैसे कि एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो सिलिकॉन, और क्या क्या लिख सकते हो? सिलिकॉन के बाद लिख सकते हो जर्मेनियम। तो या तो सिलिकॉन होगा या फिर जर्मेनियम होगा। इन सब चीज़ों का इसमें क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। लेकिन आजकल यानी आधुनिक रूप में एक मिक्सचर भी यूज़ किया जा रहा है, उसको भी ध्यान रखें। पूछा तो है नहीं, लेकिन ध्यान रखें। कौन सा? तो एक तो गैलियम और जर्मेनियम का मिक्सचर यूज़ किया जाता है। गैलियम और जर्मेनियम का मिश्रण भी यूज़ किया जा रहा है। डन है। गैलियम का हो गया GALLIUM, तो ये गैलियम हो गया। तो गैलियम और जर्मेनियम का मिक्सचर भी आधुनिक रूप में यूज़ किया जाता है। फिर भी मोस्टली जो आपको नाम दिखेगा पेपर में वो सिलिकॉन ही दिखेगा, सिलिकॉन नहीं तो जर्मेनियम। ओके है। अब चिप का निर्माण अर्धचालक के रूप में हो गया, यानी कि अर्धचालक के रूप में किसका हो गया? सिलिकॉन और जर्मेनियम का। अब सवाल ये उठता है कि अर्धचालक ही क्यों? तो अर्धचालक की एक खास बात होती है। खास बात क्या है? कि जैसे जैसे अर्धचालक का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे अर्धचालक का टेम्परेचर यानी कि तापमान बढ़ाते जाओ, तो इसकी कंडक्टिविटी यानी इसकी चालकता, कंडक्टिविटी यानी कि चालकता भी इसकी क्या होती जाएगी? तो बढ़ती जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब मान लो काम कर रहे हो आप, यूँ समझ लो कि आपकी बुलेट हो गई, जितना ज़्यादा गर्म होगी उतना मक्खन चलेगी। समझ में आ रहा है? तो यही चीज़ यहाँ पर है कि जैसे जैसे ये गर्म होती जाएगी, इसकी चालकता उतनी ज़्यादा, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज़्यादा पास होती जाएगी, उतना अच्छे से ये वर्क करता जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका पता होना चाहिए। अर्धचालक, सिलिकॉन चिप, ये सब किसके लिए पता होना चाहिए? तो सुपर कंप्यूटर के लिए। हाँ, एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा जीके के सेक्शन में कि सिलिकॉन वैली यानी कि सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं? सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, किसे कहते हैं भाई? तो सिलिकॉन वैली कहते हैं बेंगलुरु को। किसको कहते हैं? तो बेंगलुरु को। ये भी आपको पता होना चाहिए। सिलिकॉन वैली से किसे जाना जाता है? तो बेंगलुरु को जाना जाता है। अब हमने पढ़ लिया माइक्रो प्रोसेसर, थोड़ा सा बेसिक ले लिया। इस बेसिक से हुआ क्या? हमने एक बात सीखी कि भैया जितने ज़्यादा चिप बने, क्या किसने खोजा, ये सब भी पढ़ लिया। और जितने ज़्यादा चिपों की संख्या होगी, हमारा सर्किट उतना मजबूत होगा और वो उतना तेज काम करेगा। तो सुपर कंप्यूटर में तो इसे हटा रहे हैं। सुपर कंप्यूटर समझे अब ध्यान से। जो हमारा सुपर कंप्यूटर होता है यानी कि जो हमारा सुपर कंप्यूटर है, तो सुपर कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो सुपर कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर समांतर सीरीज में, समांतर श्रेणी में जोड़कर प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी कि जो हमारा सुपर कंप्यूटर होगा उसमें हजारों प्रोसेसर। अब सोचो हजारों की बात हो रही है। अरे बाबा, जब हमने माइक्रो पढ़ा था तो उसमें तो एक ही चिप लगाया था, यानी कि हमारा जो घर का पीसी है ना, उसमें सिर्फ एक लगा हुआ है। और यहाँ बात हो रही है हजारों की, तो ताकत भी देख लो अब। तो बाबा हजारों प्रोसेसर समांतर श्रेणी में जोड़कर प्रयोग में क्या होते हैं? लाए जाते हैं। तो इससे होगा क्या? अरे बाबा 1000 प्रोसेसर लगा दोगे तो 1000 प्रोसेसर के हिसाब से मटेरियल भी तो लेगा, जगह भी लेगा। तो यह आकार में क्या थे भाई? सबसे बड़े। यह आकार में सबसे बड़े और शक्तिशाली, या फिर लिखिएगा तेज होते हैं। तेज मतलब इनकी स्पीड क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब स्पीड ज़्यादा होगी तो ये कुछ बड़े बड़े काम करेंगे जो आम कंप्यूटर नहीं कर पाते। जैसे कि एनिमेशन का एग्जाम्पल में लिख लीजिए कुछ वर्क। एनिमेशन का काम किया जाएगा इनसे, ठीक है। या फिर इनसे काम किया जाएगा मौसम विज्ञान की जानकारी,
जितने भी अनुसंधान वगैरह है, रिसर्च वगैरह है, उन सब में इनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और भी लिख सकते हैं नासा, इसरो, ये सब सैटेलाइट लॉन्च करती है तो किससे करती होगी, इस कंप्यूटर से, घर वाले से थोड़ा ना लॉन्च हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी क्या कह रहे हैं हम। अब ये जो बातें आपने यहाँ पर सीखी, इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा समझें तो सुपर कंप्यूटर में एनिमेशन, मौसम विज्ञान, अनुसंधान, क्या इसका कोई डेली लाइफ का भी एग्जांपल है? बिल्कुल। अब मान लो फेसबुक चला रहे हो आपने फ़ोटो अपलोड की, ऐसे दूसरे ने की, पता नहीं कितनों ने अपलोड की, कल को आप वो देखते हो, सीन करते हो, वो डाउनलोड करते हो, तो पापा इतना स्टोरेज कहाँ से आता होगा सबके पास। तो आजकल जो क्लाउड स्टोरेज है उसके लिए भी कहीं ना कहीं सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि फेसबुक ने वादा किया है कि भैया वो दुनिया का सबसे बड़ा यानी सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाने जा रही है। अब देखो कब तैयार होता है कब नहीं, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो सुपर कंप्यूटर का ये कुछ मेन काम हो गया, काम बहुत सारे हैं, ये कुछ एक का दुक्का आपको ध्यान रखने हैं। फिर इसके बाद अगर सुपर कंप्यूटर ये है, फेसबुक स्टोरेज के लिए यूज़ कर रही है, तो इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1979 में। 1979 में दुनिया का पहला यानी फर्स्ट सुपर कंप्यूटर आया था। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर आया था। ये भी किसका? तो यूएसए की एक कंपनी थी जिसका नाम था क्रे, या फिर यूएसए की एजेंसी क्रे एजेंसी के द्वारा ये बनाया गया था। और कंप्यूटर का नाम भी क्या रखा गया था? तो क्रे। हाँ जी, क्रे ध्यान रखना है, क्रे फर्स्ट। ठीक है, 1979 ही आपको ध्यान रखना है। 1979 में दुनिया का पहला फर्स्ट सुपर कंप्यूटर आया था जिसका नाम क्या था? तो क्रे। ओके है। फिर इसके बाद अगली चीज़ जो इसमें समझनी है वो ये कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर तो हमने बना दिया, ठीक है, क्रे 1 से। तो यहाँ पर एजेंसी भी लिख ली। एजेंसी क्या करती है? उसको सपोर्ट कराती है, लेकिन किसी एक बंदे का, किसी एक व्यक्ति का तो दिमाग रहा होगा इसमें। तो यहाँ पर जो दिमाग था यानी जो दिमाग दिया था वो क्रे का ही दिमाग था। पूरा नाम यहाँ पर लिखेंगे सैम्योर क्रे, ये व्यक्ति का नाम था। और इन्हें ही कहा जाता है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर से किसे जाना जाता है? शाबाश। तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर से जाना जाता है सैम्योर क्रे को। डन, क्रे 1 आपका था। ओके है। चलिए फिर 1991 में 1991 में इसके पीछे की कहानी समझो। अमेरिका ने एक सुपर कंप्यूटर बना लिया, तो भारत को कुछ आवश्यकता पड़ी थी एक बार सुपर कंप्यूटर की। तो भारत ने अमेरिका से कहा कि भैया आप हमें एक सुपर कंप्यूटर दीजिए, बदले में कुछ रुपए ले लीजिए। यानी कि पैसे देकर भारत सुपर कंप्यूटर खरीदना चाहता था। अमेरिका ने साफ मना कर दिया। अमेरिका ने कहा ना, हम आपको सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे। ये बात अमेरिका ने जब मना किया तो ये बात भारत वालों को बहुत बुरी लगी, और बुरी लगनी भी चाहिए भाई। जब भी आपको कुछ ऐसा महसूस हो कि कोई नीचा दिखा रहा है, तो यही समय है जागने का आपके, क्योंकि इस समय जो आदमी सोया रह गया वो कायर है। जिसने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करके उससे सीखी, उसको और इम्प्रूव करके बेहतर बना, वही जीतता है। डन है। तो 1991 में ये बात जब भारत को बुरी लगी तो भारत ने फैसला किया कि भैया अब तो हम अपना सुपर कंप्यूटर बनाएंगे। तो फर्स्ट इंडिया का, किसका भाई? इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर लॉन्च हुआ 1991 में, 1991 में, जिसका नाम था परम 8000। क्या नाम था भाई? तो परम 8000 नाम था। बनाया किसने? तो ये बनाया था विजय पांडुरंग। किसने बनाया था? शाबाश। तो विजय पांडुरंग भाटकर ने। तो भैया इन्होंने बनाया, तो हम तो इन्हें बोलेंगे क्या कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। लेकिन ये किसके? इंडिया के। तो अगर एग्जाम में पूछे कि भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, तो विजय पांडुरंग, और विश्व का पूछे तो वहाँ पर सैम्योर क्रे बताना है।
अब एक व्यक्ति जो है उसका दिमाग होता है या फिर वो निर्देशक, यानी कि मान लो एक संस्था है, उसके निर्देशक के रूप में कौन गाइडेंस दे रहा था, तो विजय पांडुरंग के दे रहे थे कि भैया ऐसे ऐसे करना है। तो संस्था कौन थी, तो संस्था थी सीडेक। कौन सी संस्था थी, सीडेक। जैसे यहाँ क्रे एजेंसी काम कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या कौन कौन काम कर रहा था, शाबाश, तो सीडेक काम कर रहा था। और जब ये कंप्यूटर हुआ तो कहीं ना कहीं जोश से देश भर गया, और जोश से देश भर गया तो ये भारत के लिए क्या हुई, एक क्रांति साबित हुई। तो आपसे पूछ लेता है कई बार एग्जाम में कि भारतीय या फिर भारत में कंप्यूटर क्रांति का जनक किसे माना जाता है, भारत में कंप्यूटर क्रांति का जनक किसे माना जाता है, या फिर का श्रेय, ऐसे पूछेगा श्रेय किसे दिया जाता है, श्रेय किसे दिया जाता है, तो आप वहाँ पे नाम लगाएंगे किसका भाई, तो राजीव गांधी का, तो जाके यार आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। यानी भारतीय कंप्यूटर क्रांति का श्रेय किसे दिया जाएगा, तो राजीव गांधी को दिया जाएगा। और एक क्वेश्चन और नोट करिएगा कि भारत का पहला कंप्यूटर विश्वविद्यालय जो है उसका नाम भी है राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय। डन है, भारत का पहला कंप्यूटर विश्वविद्यालय कौन सा है, तो राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय, यानी इन्हीं के नाम पर पहला कंप्यूटर विश्वविद्यालय खोला गया था, रखा गया था। ओके है, चलिए अब कुछ संस्थाएं पढ़ लो जो जरूरी हैं, आप लोगों को जानना चाहिए उनके बारे में, और उनकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। चल, तो सबसे पहले तो लिखिएगा सीडेक। सी से हो गया सेंटर, ओ से हो गया यहाँ पर सेंटर लिखो, फिर लिखो 4। डी से डेवलपमेंट, डी से क्या हो जाएगा आपका डेवलपमेंट ऑफ, ए से हो गया आपका ऑटोमेटिक, क्या लिखेंगे ऑटोमेटिक, और सी से हो गया कैलकुलेटर नहीं कंप्यूटर की फील्ड में। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमेटिक, नहीं ऑटोमेटिक मत लिखिएगा, एडवांस लिखिएगा। हाँ जी, एडवांस कंप्यूटर, यानी एडवांस कंप्यूटर को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए इस सेंटर का क्या किया गया है, गठन किया गया है। ठीक है, फिर आता है सी डॉट। सी डॉट जो है वो इसी की तरह है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ, टी से होता है टेलीमेटिक्स। क्या है भाई, तो टेलीमेटिक्स, ये लिखिएगा। डन। इसी प्रकार से एक और लिखिएगा बार्क, BARC बार्क, तो बार्क से हो गया भाभा एटॉमिक रिसर्च, भाभा एटॉमिक रिसर्च, और लास्ट में सी से हो गया सेंटर, ये भी ध्यान रखें। और एक और दो और लिख लीजिए और ख़त्म करें इसे। एक लिखिएगा नाल, NAL नाल, नेशनल एरोस्पेस, नेशनल एरोस्पेस, एल से हो गया आपका लेबोरेटरीज, ये लिख दिया आपने, शाबाश। फिर इसके बाद आता है आपका अनुराग। हाँ जी, अनुराग को भी ध्यान रखिएगा। अनुराग से ए से हो गया आपका एडवांस्ड, NU से हो गया न्यूमेरिकल, एडवांस न्यूमेरिकल, आर से रिसर्च, ए से एनालिसिस लिखना, और जी से लिख दीजिएगा ग्रुप, जी से क्या हो गया ग्रुप। ठीक है, तो ये आपके हो गए कुछ संस्थाएं जो कंप्यूटर की फील्ड में हमेशा मदद के लिए तैयार रहती हैं और देश को विकसित बनाती हैं, डन, विकास की ओर बढ़ाती हैं। इसी प्रकार से हम भी आपको बेहतर तरीके से कंप्यूटर पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपका भी कर्तव्य होता है कि वीडियो अंत तक देखें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।